अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलाम मुर्तजा है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ प्लस। आइए सबसे पहले आज के अहम मामलात का खुलासा देखते हैं। सबसे ज्यादा करप्शन ज़दा सूबे में नैब का मुतबादिल कानून सिंध एहतसाब बिल 2017 मंजूर कर लिया गया। ऐसा लग रहा है कि मुस्तकबिल में नैब और एहतसाब कवानीन में तसादुम होगा। बातें हो रही हैं कि जिसने ये असेंबली में पढ़ा उनका केस भी नैब में, तो फिर दरअसल इस कानून को बनाने का मकसद क्या है? वुकला और सहाफियों को मुआशरा तश्कील देने वाली टीम कहा जाता है। वुकला गर्दी के वाकयात पूरी जुडिशरी की काविशों को बर्बाद कर रहे हैं। बार काउंसिल्स को इस इंतहाई मोहलक, तकलीफ दे और नुकसानदेह उनसर पर सख्त नोटिस लेने की जरूरत है। वुकला के खिलाफ शिकायत किससे करें? वुकला के खिलाफ केस कौन सा वकील लड़ेगा? अवाम दुहाइयां दे रहे हैं। अवाम दहशतगर्दी का निशाना एक बार फिर बन रहे हैं। हर बार ये कहा जाता है कि ये एक आसान या सॉफ्ट टारगेट था। न्यूज़ प्लस आज नुक्ता उठाने जा रहा है कि ये सॉफ्ट टारगेट होता क्या है, बनता कैसे है। जब दहशतगर्द इस सॉफ्ट टारगेट को भांपते हैं तो सिक्योरिटी इदारे क्यों नहीं, या फिर सॉफ्ट टारगेट को भांपना ही नामुमकिन है? न्यूज़ प्लस में आज ज़ेरे बहस है इंतहाई अहम मामला। मैट्रिक के इम्तिहानात के नताइज में भारी फीसें अदा करने वाले पीछे रह गए। गरीब बच्चों ने मैदान मार लिया। एक यतीम, एक रिक्शा ड्राइवर का बेटा, एक मजदूर का बेटा, एक मामूली क्लर्क की बेटी। लेकिन ये इसलिए हुआ क्योंकि सब अमीरों के बच्चे अब मैट्रिक नहीं ओ लेवल करते हैं। पाकिस्तान का तालीमी निजाम वाज़ेह तौर पर 3 हिस्सों में बंट चुका है। न्यूज़ प्लस इसी बटे हुए निजाम को एक्सपोज कर रहा है। इस प्रोग्राम के आगाज में अब तक का सबसे बड़ा मुअम्मा हल हुआ है, उससे मुताल्लिक खबर है जो कई दिनों से जारी है। उसका ताल्लुक है वजीर दाखिला चौधरी निसार साहब से, जिन्होंने 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी की, मौखिर की, और अभी तक ये बताया जा रहा है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस न जाने कब होगी। खबरें ये मौसूल हो रही है कि हफ्ते या इतवार के दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन वजीर दाखिला चौधरी निसार साहब दरअसल नाराज क्यों है, उसी से जुड़ी हुई अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ चुकी है। वजीर दाखिला नाराज और उन्हें मनाने की जो कोशिशें हैं उससे मुताल्लिक तर्जुमान वजीर दाखिला ने कहा कि दरअसल ये तासुर गलत है कि वजीर दाखिला नाराज है और उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है। वजीर दाखिला के मौक़िफ़ उन्होंने अपनाया, उन्होंने एक मौक़िफ़ दिया पार्टी के अंदर कि ये मौक़िफ़ दिया जाए, और उसके बाद जितना भी मुशावरती अमल हुआ, दरअसल वजीर दाखिला चौधरी निसार साहब को उस मुशावरती अमल से अलहदा कर दिया। अब वजीर दाखिला का यह भी मौक़िफ़ आया है सामने। उन्होंने ये बताया है, उन्होंने कहा है कि हमें बताया जाए कि दरअसल उन्हें मुशावरती अमल से अलग क्यों किया गया। यानी उन्होंने एक मौक़िफ़ दिया, जो पैनामा केस के बाद सूरत हाल बनी, उसका फैसला जब महफूज हुआ, उसके बाद जो सूरत हाल बनी उस पे ऊपर एक मौक़िफ़ लिया गया, और उस मौक़िफ़ के बाद जो मुशावरती अमल था पार्टी का, वजीर दाखिला चौधरी निसार साहब को उनसे अलग कर दिया गया, और तब से लेकर अब तक वो नाराज हैं। अब वो 2 सवाल उठा रहे हैं चौधरी निसार साहब, वजीर दाखिला चौधरी निसार साहब, कि हम मुझे जरा ये बताया जाए कि मुझे मुशावरती अमल से पहली बात क्यों अलग किया गया? क्या उसकी रीजन मेरा जो मौक़िफ़ है वो है, उस वजह से मुशावरती अमल से अलग किया गया, या इसके अलावा कोई और मामलात है? साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि जब तक इन मामलात की वजाहत नहीं हो जाती, इन मामलात की बात सामने नहीं आ जाती, इस मसले को मुस्बत अंदाज में सुलझाने में वक्त लगेगा। वजीर दाखिला चौधरी निसार साहब अब तक क्यों नाराज हैं, उसकी अब तक की सबसे बड़ी वजह सामने आ चुकी है। दरअसल ये बयान वजीर दाखिला चौधरी निसार साहब के जो वजारत दाखिला के जो तर्जुमान हैं उनकी तरफ से ये जारी किया गया है, और ये अब तक का सबसे बड़ा बयान है। दरअसल इसकी टाइमिंग क्या है, इस बयान से मतलब क्या है, क्या अखज़ किया जा सकता है, इसके लिए बात करते हैं।
हमारे साथ मौजूद है हेड ऑफ न्यूज कैपिटल टीवी नौशाद साहब। नौशाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नौशाद साहब, ये कहिएगा कि क्या ये खास टाइमिंग है इस बयान के जारी होने की, क्योंकि तर्जुमान ने ये बयान जारी किया है, और इस बयान से समझ क्या आती है कि दरअसल पार्टी के अंदर क्या हो रहा है? देखिए, जहाँ तक सिर्फ बयान की हद तक में जो तर्जुमान की तरफ से जो बयान जारी किया गया है, अगर आप उसको बहुत बारीक बीनी से देखें तो वो सेल्फ कंट्राडिक्टरी है। क्योंकि एक साइड पे ये कहा जा रहा है कि उनको मुशावरती अमल से अलग कर दिया गया और वो साइड पे बैठ गए, तो वो बेसिकली नाराज हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि ये नाराजगी का तासुर जो है ये देने की, ये जो मनाने की कोशिशों की बात है वो गलत है। अच्छा, फिर उसका एक बहुत बड़ा एविडेंस जो है वो बिल्कुल क्लियर कट हमारे सामने है। आज सारा दिन 4.5 घंटे शहबाज शरीफ और इसहाक डार साहब की मीटिंग चलती रही, और वो मीटिंग जो है पंजाब हाउस में हुई, और उसके वहां से शहबाज शरीफ साहब के आने और जाने की फुटेज मौजूद है जिसमें उन्होंने बात सहाफियों से नहीं की, और उस पे ये कहा जाए कि उनको मनाने का तासुर गलत है, तो मैं ये समझता हूं कि ये भी बात किसी हद तक दुरुस्त नहीं है। अब मामला है इस बात का कि चौधरी निसार साहब ने एक मौक़िफ़ इख्तियार किया। मामला ये है कि प्रॉब्लम ये आई है कि जब कैबिनेट कमेटी की, ये थर्सडे वाले दिन एक कैबिनेट कमेटी की मीटिंग हो रही थी जिसमें चौधरी निसार साहब का ये मौक़िफ़ था कि मैंने जब ये कहा था कि आप JIT को चैलेंज करें और JIT में मत जाएं वज़ीर आज़म को, तो आपके इर्द गिर्द कुछ आपको मशवरा देने वाले कुछ एडवाइज़र्स थे जिन्होंने आपको गलत मशवरा दिया और जिसकी वजह से आपको ये दिन देखना पड़ा। अब मैं अपने ज़राए से आपको ये बात इंतहाई जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि बेसिकली वजीर दाखिला नाराज नहीं है, वजीर आजम वजीर दाखिला की इस हरकत पर नाराज हुए थे। अच्छा। क्योंकि उनको ये कहा कि कैबिनेट में जब आप ये बात करते हैं एक सीनियर वजीर होने के नाते, तो वहां पे कुछ जूनियर्स भी मौजूद हैं कैबिनेट में, कुछ स्टेट मिनिस्टर्स भी हैं जो उस लेवल पे सीनियर नहीं है, और वजीर आजम की जानिब से ये कहा गया कि आप ये बात मुझसे अलहदगी में भी कर सकते थे, आप मुझसे पहले भी अलहदगी में बातचीत करते रहते हैं। अगर फर्ज करें कि किसी बात के ऊपर आपको कोई इख्तलाफ है, तो आप ये बजाय कैबिनेट कमेटी में मीटिंग ये बात करने के आप मुझसे अलहदगी में बात कर लेते, मैं आपको बता देता कि ये मामला किस तरह से है। तो बज़ाहिर जो चौधरी निसार साहब हैं, अगर वो फर्ज करें कि वो ये कहते हैं कि उनको मुशावरत से अलहदा कर दिया गया, तो अल्टीमेटली ये बात सामने आती है कि जब उन्होंने उन जो एडवाइजर्स हैं जो वहाँ पे जिन लोगों की तरफ इशारा किया था, उन लोगों ने भी अल्टीमेटली उसके रिस्पॉन्स दिया है प्राइम मिनिस्टर को, और प्राइम मिनिस्टर जो है वो किसी हद तक इस बात पे जिसे कहते हैं कि वो उन्होंने इस बात को आगे तूल नहीं दिया, और उसको वो खुद जो है वो जिसे कहते हैं आप किसी चीज़ के अंदर शामिल नहीं करते, क्योंकि अगर मौक़िफ़ ही अगेंस्ट है और मेजॉरिटी मौक़िफ़ कुछ और है और एक शख्स का मौक़िफ़ कुछ और है, तो मेजॉरिटी की तरफ जो मौक़िफ़ है वो उससे आगे मुशावरत का अमल बढ़ाया जाए। तो ये तासुर फिर तक़वियत देता है ना कि जो जूनियर है रहनुमा है और सीनियर रहनुमा है, फिर उनके दरमियान फिर एक खलीज बना हुआ है इस पार्टी के अंदर। ये तो फिर ये बात तो अंडरस्टूड है, ये बात तो रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि चौधरी निसार साहब की अपना जो एक मौक़िफ़ रहा है चीज़ों के ऊपर, वो अपना पर्सपेक्टिव अलग रखते हैं, और बहुत सारे जो वज़रा हैं वो उस मौक़िफ़ से अग्री नहीं करते, और चौधरी निसार साहब अपने पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख रहे होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारियां जो है वजारत दाखिला की है, और उनके पास जो इन्फॉर्मेशन आती है उसमें बहुत सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी होती है, और वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन की बेस पे बात कर रहे होते हैं, जबकि जो दूसरे वज़रा हैं वो अपने अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से अपनी राय दे रहे होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नौशाद अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हेड ऑफ न्यूज़ कैपिटल टीवी बारे में राय भी दे रहे थे, तज्जिया भी दे रहे थे। जो उभाम था, जो चीजें छुपी हुई थी, वो खुलकर सामने आ गई हैं, लेकिन साथ ही साथ एक और चीज सामने आई है जिसका ताल्लुक है सिंध असेंबली से। सिंध असेंबली ने नैब कानून का मुतबादिल कानून सिंध एहतसाब बिल 2017 मंजूर कर लिया है, उसकी मंजूरी हो गई है, यानी अब नैब नहीं चलेगा, अब सिंध का एहतसाब बिल 2017 चलेगा। ऑपोजिशन अरकान ने बिल पेश करने पर ठीक ठाक एहतजाज करते हुए वॉकआउट किया है। इस एहतजाज जब बिल को पेश किया गया उसके बाद सूरत हाल वहां पर क्या बनी है वो आपको दिखाते हैं कि वहां पर असल सूरत हाल क्या बनी, किस तरह की चीखो पुकार हुई, किस तरह का किया गया, जरा वो देखिए। आपकी कारकर्दगी कारगुजारी की बुनियाद के ऊपर वी कैन जज। मुझे बता दें कि किसी भी तरीके से ये कानून जो आज हम पास करने जा रहे हैं या जो आज प्रेजेंट हुआ है, अगर कोई ये उठ के बता दे कि जी फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट की फलानी एंट्री के तहत ये है, आई विल टेक इट बैक माई सेल्फ। एक तरफ दहशतगर्द हमले कर रहे हैं, दूसरी तरफ पुलिस पर सूबाई हुकूमत खुद हमले कर रही है।
सूबा सिंध के बारे में यह राय पाई जाती है कि सबसे ज्यादा करप्शन ज़्यादा सूबा सिंध ही है, जहां पर करप्शन की बहुत सारी दास्तानें सामने आई, जिसमें नैब का मुतबादिल कानून सिंध एहतसाब बिल 2017 मंजूर कर लिया गया है। ऐसा लग रहा है बादियों नजर में, और बातें हो रही हैं कि मुस्तकबिल में नैब और एहतसाब कवानीन में तसादुम होगा। बात हो रही है और बातें हो रही हैं, चमगोइयां हो रही हैं, सर जोड़े जा रहे हैं कि जिसने ये असेंबली में पढ़ा, ये बिल पढ़ा, उनका केस भी नैब में है। और बादी नजर में ऐसा लग रहा है कि ये कानून घर की बांदी बनाने के लिए बनाया गया है। कई सवालात उठ रहे हैं कि क्या ऐसी कोई नजीर, ऐसी कोई मिसाल मिलती है। सवाल ये उठ रहा है कि जिस सूबे में करप्शन की सबसे ज्यादा दास्तानें, नैब के कानून का मुतबादिल लाना, इसका मतलब क्या है और इसका मकसद क्या है और इसका फायदा होगा क्या, किसे होगा? इसके लिए हम बात करते हैं, इन सब सवालों का जवाब लेते हैं जो उठ रहे हैं। हमारे मौजूद हैं सीनियर मारूफ कानूनदान, मारूफ माहिर कानून, जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब। जैसा बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, हमें जरा समझाइएगा कि सिंध में नैब कानून का मुतबादिल कानून सिंध एहतसाब बिल 2017 ये मंजूर हुआ है। क्या सर ये ऐसा मुमकिन है कि नैब भी मौजूद हो और एहतसाब बिल भी हो जाए? और क्या नैब अब सिंध में कार्रवाई कर सकता है, नहीं कर सकता है? क्या माजी में ऐसा कोई प्रेसिडेंट मिलता है शाइख साहब? देखिए, ये जब 18th अमेंडमेंट के बाद ये अकाउंटेबिलिटी नैब की और इस तरह की जो केसेस हैं, इसकी जुरिस्डिक्शन सिंध गवर्नमेंट के पास आ गई है। तो उसकी वजह से सिंध गवर्नमेंट ने ये जो लेजिस्लेशन जो इंट्रोड्यूस किया असेंबली में और उसको पास करवाया, लेकिन मेन इंटेंशन उनका और था। वो ये था कि नैब के कवानीन के तहत उन्होंने काफ़ी इनके लोगों की पकड़ धकड़ की सिंध में, और उस पकड़ धकड़ में कई गवर्नमेंट के लोग इन्वॉल्व थे। और ये उस चीज़ से बचने के लिए उन्होंने ये कानून बनाया और नैब का जो ऑर्डिनेंस है उसको इन्होंने रिपील कर दिया। और चूँकि रिपील करने के बाद लोग यकीनन कहते कि ये उन्होंने रिपील किया है इस वजह से चूँकि वो अकाउंटेबिलिटी नहीं चाहते, तो वो अपनी इस चीज़ को छुपाने के लिए उन्होंने एक नया ऑर्डिनेंस बना दिया एंटी करप्शन का और नैब का और अकाउंटेबिलिटी का। ठीक है। तो वैसे तो एंटी करप्शन के लॉज तो वैसे भी मौजूद हैं, तो उन लॉज के तहत तो उन्होंने कोई अभी तक कार्रवाई या कोई कारनामा अंजाम नहीं दिया। तो अब ये एक नया कानून बनाएंगे तो उसके लिए क्या कारनामा अंजाम देंगे। और लेकिन बसूरत अभी तो सवाल ये है कि क्या वो नैब के ऑर्डिनेंस को रिपील कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि वो फेडरल लॉ था, तो उसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट रिपील कर सकती कि नहीं कर सकती, ये मेरे ख्याल में चैलेंज होगा या हो भी गया हो जाएगा। जैसे ही वो बना देंगे उसका वो जैसे ही वो लॉ जो है वो पास हो जाएगा, अभी तक तो गवर्नर साहब ने उस पर साइन नहीं किया, लेकिन जैसे ही वो पास हो जाएगा तो वो यकीनन चैलेंज होगा दिखाने के लिए। लेकिन बसूरत ये सारा जितनी कार्रवाई है ये सिंध गवर्नमेंट ने, जो यहाँ की हुकूमत है, उसने अपनी नाअहली और अपने जो उनके अदारे हैं और अपने जो उनके लोग हैं उनमें जो करप्शन को छुपाने के लिए ये सब कार्रवाई की। समझाइएगा कि फिर इस नैब के कानून का मुतबादिल लाना, इसका फायदा किसे होगा और क्या फायदा होगा? दरअसल मैंने अभी आपसे जिस तरह जिक्र किया कि देखिए इसका मकसद तो सिर्फ ये है कि अपने लोगों को बचाना। देखिए, चूँकि आपको यहाँ पे सिंध की जो सिचुएशन है वो दूसरे सूबों से मुख्तलिफ है। वो इस वजह से कि यहाँ पे रूरल और अर्बन पॉपुलेशन का बड़ा ज़बरदस्त डिवाइड है, तकसीम है। और जो जो अर्बन पॉपुलेशन है वो उसकी जो इकनॉमिकल जो उसकी सकत है और जो वो बहुत ज़्यादा है, और उनकी जो अर्निंग्स हैं और उनका रेवेन्यू जो है अर्बन एरिया से वो बहुत ज़्यादा है, और रूरल एरियाज़ की अर्निंग्स या रेवेन्यू उतना ज़्यादा नहीं है। और यकीनन चूँकि रेवेन्यू ज़्यादा है अर्बन एरिया में और हुकूमत यकीनन रूरल एरिया की जो पार्टी पावर में है वो हुकूमत कर रही है, तो वो अर्बन एरियाज़ की से वो फ़ायदा उठाती है और वो काफ़ी करप्शन में इन्वॉल्व है बहुत जगहों पर। तो उस वक्त जब उनकी पकड़ धकड़ होती है
तो यकीनन प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो पकड़ धकड़ नहीं करेगी, क्योंकि वो उनके अपने लोग हैं, तो वो यकीनन फेडरल गवर्नमेंट करती है। और फेडरल गवर्नमेंट को रोकने के लिए ये उन्होंने हरबा इस्तेमाल किया है अब, ताकि वो किसी तरीके से फेडरल गवर्नमेंट उनके कामों में इंटरफेयर ना कर सके। ये बहुत ही गलत चीज़ है और इसके मुतालिक कुछ करना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सिंध के हालात काफ़ी बुरे हैं, ख़ास तौर से अर्बन एरियाज़ में बिल्कुल कोई किसी किस्म की हुकूमत नज़र नहीं आती। आप देखें कराची शहर का क्या बुरा हाल है, हर तरफ गार्बेज डंप्स हैं, ट्रैफिक का मेस है, और बाकी जो बिल्डिंग कवानीन हैं उनकी खिलाफ वर्जी होती है, और जगह जगह पर लोग प्लॉट्स पे बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं, हालांकि उनको इसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ों को रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, और मेरे ख्याल में फेडरल गवर्नमेंट को इसमें इंटरफेयर तो करना पड़ेगा। एक और सवाल जैसा दूसरा मैं माजरत चाहता हूँ आपको कथा कलामी की, क्या किसी भी वक्त में या किसी भी केस में दोनों कवानीन का मुस्तकबिल में तसादुम हो सकता है? क्या ऐसी सूरत बन सकती है? अभी ये प्रूफ तो नहीं हुआ, लेकिन जब हो जाता है तो क्या ऐसी सूरत बन सकती है? मैंने पहले भी अभी कह दिया था आपसे कि ये बहसूरत जो नैब ऑर्डिनेंस है ये एक फेडरल लॉ है, और फेडरल लॉ होने की वजह से उसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो उसको रिपील नहीं कर सकती, और उन्होंने कर तो दिया, लेकिन वो अभी तक कानून बना नहीं, क्योंकि गवर्नर साहब ने उस पर साइन नहीं किया। वो शायद दोबारा पास करेंगे उसको तो वो कानून बनाएंगे। तो ये बहसूरत एक कंट्रोवर्शियल चीज़ है, और ये यकीनन चैलेंज होगी, और इस पे फैसला सुप्रीम कोर्ट का आएगा, क्या उनको हक हासिल है कि वो कर सकते हैं, क्योंकि एक बड़ा गलत प्रेसिडेंट होगा कि अगर इस किस्म के कवानीन जो कि ख़ास तौर से अकाउंटेबिलिटी के लिए हैं, और जिसमें कि फ़ेडरल गवर्नमेंट जो तस्वर की जाती है कि न्यूट्रल है, वो किसी ख़ास प्रोविंस का इंटरेस्ट उसके पास नहीं होता, और वो अगर ऐसा कानून को रिपील कर देते हैं तो इसके मतलब जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो जो चाहे करे, उसको खुली छुट्टी होगी। ये बिल्कुल सरासर गलत है और नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये सारी सूरत हाल बन रही है, लेकिन एक और सवाल उठ रहा है, उसका ताल्लुक सहाफ़ियों के साथ साथ वकला के साथ है। और सबसे अहम बात, वकला जो सहाफ़ियों और वकला को जिनको मुआशरा तश्कील देने वाली टीम कहा जाता है, वकला गर्दी के वाक़यात पूरी जुडिशरी की काविशों को तबाह कर रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। वकला और सहाफ़ियों को मुआशरा तश्कील देने वाली टीम कहा जाता है, और वकला गर्दी के वाक़यात पूरी जुडिशरी की काविशों को ऐसा लग रहा है कि बर्बाद कर रही है। बार काउंसिल्स को इस इंतहाई मोहलक, तकलीफ दे और नुकसानदेह अंसर पर सख्त नोटिस लेने की जरूरत है। लेकिन सवाल उठ रहे हैं, मुल्तान में जस्टिस कासिम खान से बदतमीजी करने का जो वाक़या पेश आया, उस पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की पेशरफ्त इंतहाई काबिल सताइश रही, और बदतमीजी करने वाले वकला को शोकोज नोटिस जारी कर दिए गए हैं। वकला गर्दी के लफ्ज ने ऐसा लग रहा है मजमूई तौर पर कि तमाम वकला की साख को मुतनाज़ बना दिया है। वकला बरादरी में ज्यादा तादाद ऐसे वकला की है जो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं और अपने पेशे और फन के माहिर जाने जाते हैं, और उनको मुआशरे में अच्छा मकाम हासिल है, और उनको ठीक ठाक मुदब्बिर शख्स समझा जाता है। और वो अदालतों में जाने से नजर भी आता है कि जब आप अदालतों में जाते हैं तो उनकी डिबेट से समझ आता है कि वो किस कदर मुदब्बिर अशखास हैं। और वकला को और मीडिया के अफराद को जो जर्नलिस्ट होते हैं, इनको बहुत पढ़े लिखे लोग समझा जाता है, और इनको सोसाइटी का डायरेक्शन मेकर समझा जाता है कि सोसाइटी को मोल्ड करते हैं। लेकिन हम सवाल उठाने जा रहे हैं कि क्या वकला को अब कितने लोग हैं जो मकान किराए पर देते हैं? वकला पर कितने लोग एतमाद करते हैं? वकला को कितने लोग अपना मुहाफिज समझते हैं जब आप अदालत में जाते हैं? सवाल यह भी उठ रहा है कि ये क्या रंजिश है, ये कैसा गुस्सा है कि वकला जिसको चाहे मारते हैं, जिसकी चाहे पगड़ी उछालते हैं, जिस पर चाहे धोस जमाते हैं। ये कैसा रवैया है? मेरी मुराद सब वकला से नहीं है, वो वकला जो वकला गर्दी करते हैं, मेरी मुराद उनसे है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम सब मिलकर उसको सराह रहे हैं, जुडिशरी को ठीक कर रहे हैं। वो अकेले कैसे इस इदारे को बेहतर बना सकते हैं जब तक वकला उनका साथ ना देंगे? हम देखते हैं कि वकला केसेस में जो केसेस होते हैं वो अपने मुखालिफ वकील को बेच देते हैं, और जिसने केस किया होता है, जिसने वो वकील किया होता है, वो मुंह तकता रह जाता है, फीस लेकर केस लड़ने नहीं जाते हैं।
मुवक्किल अगर कोई डिमांड करता है कि भाई आप केस लड़ने नहीं जाते, मैंने पैसे दिए आपको, वो उसे मारते हैं, जजेस को मारते हैं वकीला, और कुछ नहीं होता तो हड़ताल पर चले जाते हैं। वकीला के खिलाफ आम शहरी किसके पास शिकायत करे? क्या शो कॉज नोटिस दे देना या बार काउंसिल की रुकनीत मुअत्तल कर देना ही काफी है? क्योंकि ये सब तो दोबारा बहाल हो जाते हैं, और वकीला जब इतना इंतहाई कदम उठाते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई के लिए भी वकील ही करना होता है, और कोई वकील अपने साथी वकील के खिलाफ भी केस नहीं लड़ता है, खा उसका ताल्लुक उस वकील से हो जिसकी शिकायत की है या ना हो। ऐसी मजबूरियां हैं तो सिस्टम कैसे बदलेगा? इस बारे में राय लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है माहिर बैरिस्टर साद रसूल साहब। साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर हमें ये समझाइए, कैसी रंजिश है, कैसा गुस्सा है? वकील जिसको चाहे मारते हैं, जिसकी चाहे पगड़ी उछालते हैं, जिस पर चाहे धोस जमाते हैं, कैसा रवैया है? मेरी मुराद सब वकीला से नहीं है, वो वकीला से मुराद है जो वकीला गर्दी करते हैं। ये कैसा रवैया है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं बतौर शहरी भी और बतौर वकील भी, और मैं इस वक्त यूनिफॉर्म में बैठा हूं, तो मैं बतौर वकील भी इसके ऊपर ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ बात करनी चाहिए कि वकला की बरादरी के अंदर इस तरह के अनासर हैं जिन्होंने वकला की बरादरी पूरी को किसी न किसी वजह से बदनाम किया। और ये वाली बात जो है, इस तरह के अनासर वकला की बरादरी के अंदर, वकला कम्युनिटी के अंदर, ये लॉन्ग मार्च के बाद से शुरू हुए। इसकी एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है कि लॉन्ग मार्च के अंदर और लॉन्ग मार्च की इमीडिएट बाद में हालांकि बहुत से सक्सेसेस हुए, जुडिशल मूवमेंट थी, जुडिशरी रिस्टोर हुई, इंडिपेंडेंट जुडिशरी रिस्टोर हुई, लेकिन उसके साथ साथ उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी रहे कि वकला बरादरी के अंदर एक मखसूस तबके ने यह सोचा कि शायद हड़तालें करके, सड़कें ब्लॉक करके, टायर जला के, अपनी धौंस जमा के, ख्वाह वो पुलिस वाले हों, ख्वाह वो मीडिया वाले हों, ख्वाह वो एडिशनल सेशन जजेस हों, डिस्ट्रिक्ट लेवल के जजेस हों, या इवन हाई कोर्ट और सीनियर जजेस भी हों, तो उनके साथ अगर हम किसी तरीके से बदतमीज़ी का शायद रवैया रखेंगे तो हमारे मसाइल ज़्यादा जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। और कुछ लोगों ने अपनी पूरी प्रैक्टिसेस अनफॉर्चुनेटली इस बात के ऊपर बना ली कि हम जब जाएंगे तो जज के ऊपर इस तरह का, जज साहिबान के ऊपर इस तरह का प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं कि हमें रिलीफ ग्रांट होगा। इसके ऊपर वकला बरादरी के अंदर बड़ी देर से रेजिस्टेंस चल रही है। बहुत से लोग इस तरह के हैं जो कि कहते हैं कि ये बात ख़त्म होनी चाहिए, इसकी वजह से हमारा ना सिर्फ के प्रोफेशन बदनाम हो रहा है बल्कि वकार, जो जुडिशरी का वकार है वो भी कम हो रहा है, और साथ ही साथ आइन और कानून की बालादस्ती करने वाले लोग, वो लोग जिनका के काम ये है कि वो आइन और कानून की बालादस्ती करें और शहरियों तक हुकूक पहुंचाएं, अगर वही कवानीन को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, अदालतों को प्रॉपर्ली रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा, और हम किससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो ये बड़े अरसे से वकला बरादरी के अंदर भी ये वाली बात हो रही थी और बहुत से लोग कर रहे थे, लेकिन इस सब के बावजूद भी अब से पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर हमने देखा कि फैसलाबाद के अंदर, लाहौर में, दीगर शहरों के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट जज साहिबान हैं उनके साथ बड़ी बदतमीजी हुई, और रिसेंटली तो कुछ सीसीटीवी की फुटेजेस भी इसके ऊपर सामने आई। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इसके ऊपर बड़ा स्ट्रिक्ट और बड़ा स्ट्रिंजेंट एक्शन लिया, और हम सबको उनको सराहना चाहिए। ऑल्दो कुछ लोग वकला बरादरी के अंदर उनसे नाला हैं, खफा है इस बात के ऊपर, लेकिन वकला बरादरी को, शहरियों को, जुडिशरी को, चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह को सपोर्ट करना चाहिए इस बात के अंदर कि जुडिशरी अगर अपनी इंटेग्रिटी प्रोटेक्ट नहीं करेगी, अगर मुल्तान के अंदर एक जज साहब के साथ एक वकील साहब बदतमीजी करेंगे या कोई इस तरह का एटीट्यूड करेंगे जो कि अदरवाइज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनती है, तो उसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के ऊपर इनकम्बेंट था कि वो उनके खिलाफ एक्शन भी लें, बल्कि अपने एज अ प्रोटेस्ट अपने जजेस को उन्होंने विड्रॉ कर लिया, जो कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर कभी पहले नहीं हुआ कि पूरा बेंच विड्रॉ कर लिया जाए। लेकिन इस तरह की स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जो है वो शायद इस मौके के ऊपर देनी ज़रूरी थी, ताकि वकला बरादरी के उन अनासर में जो कि इस तरह यरगमाल करना चाहते हैं प्रोजेक्ट ऑफ जस्टिस, उनको मैसेज पहुंच सके। और मैं ये भी ज़रूर कहना चाहूँगा कि इसके अंदर वकला बरादरी की लीडरशिप का, जो बार की सियासी लीडरशिप है, वो किसी भी ग्रुप से हो, उनका बहुत बड़ा फेलियर है मेरे ख्याल में कि वो इस तरह के अनासर को कंट्रोल नहीं कर सके। अगर बार आपकी कंस्टिट्यूंसी है, बार के अंदर इलेक्शन लड़ते हैं, बार की वजह से आप पहचाने जाते हैं, तो बार के वो अनासर जो कि इस तरह की कुछ काली भेड़ें हैं जो कि इस तरह के काम करते हैं, उनको ओन करना या रिफॉर्म करना भी बार की लीडरशिप का प्रोसेस है, उन्हीं का काम है। और जुडिशरी को इसको अनफॉर्चुनेटली फेस नहीं करना चाहिए था, या जुडिशरी तक ये बात नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन शाह साहब ने, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट और बड़ा अच्छा एक्शन लिया। पर सब एक और बात भी, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपने, हम सब मिलकर उसको सराह रहे हैं। अभी आपने कहा वो जो जुडिशरी को ठीक कर रहे हैं, वो अकेले कैसे इस इदारे को बेहतर बना सकते हैं जब तक वकला उनका साथ ना दे? हम देखते हैं कि वकला
केसेस अपने मुखालिफिन को भेज देते हैं, फीस लेकर केस नहीं लड़ते हैं। मुवक्किल अगर उसकी डिमांड करता है तो वो वकील उसे मारता है, मुवक्किल को, मतलब हिसाब इकट्ठे होते हैं, जजेस को मारते हैं, और कुछ नहीं होता तो हड़ताल पर चले जाते हैं। वकीला के खिलाफ आम शहरी किसके पास शिकायत करें? देखिए जी, ये जो कुछ चीज़ें, ये जो आपने अभी जिनकी निशानदेही की, ये चीज़ें एक मखसूस तबके के अंदर बार में एग्जिस्ट ज़रूर करती हैं, और बार को ये बात एक्सेप्ट करनी चाहिए। ये काम जो आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कर रहे हैं, या आज से पहले की जुडिशरी ने फ्रॉम टाइम टू टाइम करने की कोशिश की कि वकला बरादरी के अंदर जो कुछ जागीरें बन चुकी हैं, कुछ फीफ्टम्स ऐसी बन चुकी हैं जो कि अपनी धौंस के ऊपर अपनी प्रैक्टिस को चलाना चाहती हैं, इसको चेक करना ना सिर्फ कि जुडिशरी का काम है जो कि कुछ हद तक वो कर रही है, लेकिन असल काम इसमें साइलिन की जितनी खलिश हो, बाकी दीगर लोगों को जितने भी मसाइल वकला बरादरी से आ रहे हों, इनको ठीक करने का काम पाकिस्तान बार काउंसिल और प्रोविंशियल बार काउंसिल्स का है। पाकिस्तान के अंदर एक कानून है जो कि 1973 का कानून है, लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड लीगल बार काउंसिल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल्स एक्ट। उसके नीचे हर वकील को लाइसेंस ग्रांट किया जाता है। उसके अंदर कानून और ज़वाबित लिखे हुए हैं कि अगर वकला बरादरी में से कोई भी शख्स, कोई भी वकील अगर तो वो कानून की खिलाफ वर्जी करे, या इस तरह की धौंस जमाने की कोशिश करे, या जुडिशरी से बदतमीज़ी करे, या साइलिन के साथ बदतमीज़ी करे, या कोई भी इमोरल या इलीगल एक्टिविटी करे अपनी प्रैक्टिस के अंदर, तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है, लाइसेंसेस कैंसिल भी किए जा सकते हैं, सस्पेंशंस भी दी जा सकती हैं। अनफॉर्चुनेटली मसला ये है कि हमारी पाकिस्तान बार काउंसिल और पंजाब बार काउंसिल और दीगर बार एसोसिएशंस के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो बेसिकली वकला ही के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो वो अपनी कंस्टिट्यूंसी के खिलाफ इस तरह के स्ट्रिक्ट फैसले नहीं कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, या हिस्ट्री में कुछ रिसेंट हिस्ट्री में नहीं किए जो कि उनको करने चाहिए। आज अगर पंजाब बार काउंसिल, पाकिस्तान बार काउंसिल और बार एसोसिएशंस जो हैं इस तरह के इशूज़ को सीरियसली लेना शुरू कर दें, उन वकला हजरात के लाइसेंसेस कैंसिल करना शुरू कर दें, उनके खिलाफ स्ट्रिक्चर्स पास करना शुरू कर दें, उनके लाइसेंसेस के अंदर जो कि कानूनी तौर के ऊपर उनका इख्तियार है कि वो लाइसेंसेस सस्पेंड कर दें, इस तरह की अगर कार्रवाइयाँ 1 या 2 या 3 जगह पे मिसाल के तौर पे भी कर दी जाएं, तो तमाम कम्युनिटी के अंदर मैसेज पहुंच जाएगा कि वकला कानून की बालादस्ती के लिए काम करें और कानून को अपने हाथ में लेके अपने साइलिन के लिए मसाइल ना क्रिएट करें। अब सही कह रहे हैं, तो रुकनीयत मुअत्तल हो जाती है, शोकाज हो जाते हैं, वो दोबारा बहाल हो जाती है, और वकला जब इतना इंतहाई कदम उठाते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई के लिए भी वकील ही करना होता है साथ साहब। और कोई वकील अपने वकील के खिलाफ केस नहीं लड़ता, खा उसका ताल्लुक उस वकील से हो ना हो। सर ऐसी मजबूरियां भी तो है ना, फिर कैसे बदलेगा जुडिशियल सिस्टम? देखिए, जुडिशरी को बार की पॉलिटिक्स के अंदर ड्रैग नहीं करना चाहिए। जिस दिन जुडिशरी बार की सियासत के अंदर या बार के अमूर के अंदर ड्रैग हो गई, उस दिन जुडिशरी के अंदर भी अनफॉर्चुनेटली इस तरह की डिवीजन क्रिएट हो सकती है कि कुछ जज साहिबान जो हैं वो एक ग्रोह के साथ हैं, खुदा न खास्ता है दूसरे जज साहिबान दूसरे ग्रोह के साथ ना हो जाएं। इस वजह से जुडिशरी को डिस्पैशनेट रहना चाहिए। सिर्फ एक्सट्रीम सर्कमस्टांसिस में जिस तरह जस्टिस मंसूर अली शाह ने किया इक़दामात लेने चाहिए, वरना ये जुडिशरी का काम नहीं है कि वो बार के कल्चर को ठीक करे। ये वकीलों ही का काम है, ये बार काउंसिल्स का, बार एसोसिएशंस का काम है कि वकीलों को कल्चर को ठीक करें, इस तरह के अनासर को ठीक करें। और जहां पे वकला बरादरी के अंदर ही से कुछ लोग इस तरह के गैर कानूनी काम करें, तो उनके खिलाफ बाकी के वकला बरादरी जो है वो इकट्ठे होकर केसेस भी करे, रिप्रेजेंटेशंस भी करे। दूसरी बात आपने की कि क्या सिर्फ लीगल प्रैक्टिशनर्स और बार काउंसिल्स एक्ट ही इस तरह की चीज़ों के लवाजमात कर सकता है? देखिए, लीगल प्रैक्टिशनर्स और बार काउंसिल्स एक्ट जिसके के अंदर जिसके के नीचे बार काउंसिल्स और एसोसिएशंस काम करती हैं, वो डिसिप्लिनरी एक्शन कर सकते हैं, लाइसेंसेस सस्पेंड और कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह हमने हमसे पहले देखा कि वकला बरादरी, कुछ सीसीटीवी फुटेजेस के अंदर कि वकला बरादरी आपस में लड़ पड़ी है एक दूसरे से, कोर्ट के अहाते के अंदर वो मुक्के शुक्के और हर किस्म की लड़ाई चल रही है, या जज साहिबान के साथ बदतमीजी कर रही है, या उन्होंने किसी चीज़ अदालत की किसी चीज़ को तोड़ दिया, आर्सन या कोई इस तरह की बात हुई, तो इसके ऊपर जो रेगुलर क्रिमिनल लॉ के ऑफेंसेस हैं जो कि किसी भी शहरी के ऊपर लगते हैं, अगर वो एक शहरी दूसरे को के खिलाफ मार पिटाई करे तो जो उसके खिलाफ रेगुलर क्रिमिनल लॉ के ऑफेंसेस लगते हैं, अगर मैं किसी की प्रॉपर्टी तोड़ दूं तो जो मेरे खिलाफ क्रिमिनल ऑफेंसेस लगेंगे, वो तमाम क्रिमिनल ऑफेंसेस वकला बरादरी के ऊपर भी लगते हैं। तो ये सिर्फ लीगल प्रैक्टिशनर्स बार काउंसिल एक्ट का इशू नहीं है, इसके साथ साथ जो पूरा क्रिमिनल लॉ का एम्बिट है वो वकला बरादरी के खिलाफ प्रेस करना कानूनी तौर के ऊपर शायद ठीक होगा, लेकिन सिर्फ मसला आपने जो निशानदेही की वो दुरुस्त है कि ये होगा सिर्फ तब जब वकला बरादरी के लीडरान, हम असर वसूक वाले लोग खुद इस पे स्टैंड लेंगे। जब तक नहीं लेंगे तो इस तरह की बदनामी इस कम्युनिटी के साथ अनफॉर्चुनेटली होती रहेगी।
दरअसल इसमें कोई शक नहीं है कि बार काउंसिल्स का किरदार इंतहाई अहम हो चुका है और वुकला को खासतौर पर जो मुदब्बिर वुकला हैं जिनकी बहुत बेहतरीन साख है, और बहुत सारे वुकला, ज़्यादातर वुकला ऐसा है जिनकी एक बहुत बड़ी तादाद है जो पूरी साख है उनकी, और उनके लफ्ज़ों को उनको बाकायदा तौर पर समझा जाता है, अजबर याद है उनको कवानीन, अजबर याद है उनको कॉन्स्टिट्यूशन की क्लॉजेस, और ऐसे ऐसे वुकला हैं जिनकी मिसाल नहीं मिलती है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन उन वुकला की साख बर्बाद हो रही है। जुडिशरी सिस्टम को बेहतर करने की काविशें बर्बाद हो रही हैं, इसलिए क्योंकि वुकला गर्दी के नाम पर जो मामलात हो रहे हैं उससे वुकला पर से एतमाद उठ रहा है। समझना होगा। न्यूज़ प्लस में आज हम एक और इंतहाई अहम मामला जेर बहस लाने वाले हैं जो अवाम से मुताल्लिक है, दहशतगर्दी से मुताल्लिक है, हम सब से मुताल्लिक है। अवाम दहशतगर्दी का निशाना एक बार फिर बन रहे हैं। कुछ दिन पहले हमने देखा लाहौर में इंतहाई दिल खराश वाक़या पेश आया, सुसाइड बॉम्ब हुआ, जाने गई। हर बार ये कहा जाता है कि ये एक आसान और सॉफ्ट टारगेट था। जो चंद रोज पहले वाकया पेश आया लाहौर में उसे भी सॉफ्ट टारगेट कहा गया। आने वाले दिनों में खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे ऐसा वाकया पेश हो तो यही कहा जाएगा कि सॉफ्ट टारगेट है। न्यूज़ प्लस आज एक नुक्ता उठाने जा रहा है, वो नुक्ता इसी सॉफ्ट टारगेट से मुताल्लिक है कि दरअसल ये सॉफ्ट टारगेट होता क्या है, बनता कैसे है, या ये पहले से होता है या फिर ये बन जाता है। आम आदमी, एक आम शख्स, एक आम शहरी ये सवाल करता है कि कौन सा सॉफ्ट टारगेट है, कौन सा नहीं है। ये दहशतगर्दों को पता चल जाता है, हमारे सिक्योरिटी इदारों को पता नहीं चलता कि ये सॉफ्ट टारगेट है और इसको निशाना बनाया जा सकता है। क्या वाकई ऐसा है? सॉफ्ट टारगेट बनने में कमजोर मैकेनिज्म, पूरा स्ट्रक्चर जो मैकेनिज्म है इसको कंट्रोल करने का, अब टेररिज्म को कंट्रोल करने का, उसका कितना किरदार है? और कमजोर मैकेनिज्म, हम जब वीक मैकेनिज्म कहते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, कैसे बेहतर किया जाएगा, खत्म कैसे होगा ये वीक मैकेनिज्म? आइए इन सवालों का जवाब लेते हैं और इस नुक्ते पर रोशनी है। चाहिए हम नुक्ता हमारे साथ मौजूद हैं माहिर दिफाई अमूर जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा साहब। जनरल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपकी रहनुमाई का, हमेशा रहनुमाई फरमाते हैं। आप ये फरमाइएगा कि दहशतगर्दी के वाकयात में हम बार बार एक लफ्ज सॉफ्ट टारगेट सुनते हैं। सर ये सॉफ्ट टारगेट क्या होता है? क्या ये पहले से होता है या ये बन जाता है? जनरल साहब एक तो एग्जिस्टिंग है सॉफ्ट टारगेट्स हैं जहाँ पे आप देखते हैं कि रद्दमल की ताकत नहीं होती जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं, उनके पास हथियार नहीं है, वो ट्रेंड नहीं है इस सिलसिले में। वैसे तमाम इलाके, जगहें या जहाँ पर भी आप समझते हैं कि लोग ऐसे हैं जो रद्दमल नहीं दे सकते और उनके पास ट्रेनिंग भी नहीं है, हथियार भी नहीं है, आमतौर पर सॉफ्ट टारगेट में गिने जाते हैं। मिलिट्री टर्म्स में प्योरली अगर आप देखिए तो सिवाय जो जहाँ पर आपकी फ़ौज मौजूद है या पुलिस मौजूद है और इस तरीके से तैयार है कि खुदा न खास्ता ऐसी कोई बात हो तो उसे कंट्रोल कर सकें, वो तो हार्ड टारगेट्स में आएंगे। बाकी पूरा पाकिस्तान इसके अलावा आपका सॉफ्ट टारगेट बन सकता है। सॉफ्ट टारगेट तब बन जाता है जब उनका मौसर दिफा न किया जा सके, और बदकिस्मती ये है कि जब आप पाकिस्तान पर नज़र डालते हैं तो फ़ौजी इंस्टॉलेशंस के अलावा, पुलिस स्टेशनों के अलावा, या जहाँ पे ख़ास हमारे VIPs हैं उनकी प्रोटेक्शन के अलावा बाकी तकरीबन तमाम मुल्क ही आपका सॉफ्ट टारगेट। ठीक सर, जब ये अगर ये बात है कि पूरा हमारा सॉफ्ट टारगेट है, मेरा मुद्दा भी यही है, मेरा मामला भी यही है, फिर आम आदमी एक सवाल करता है कि कौन सा सॉफ्ट टारगेट है, कौन सा नहीं है। ये दहशतगर्दों को पता चल जाता है, हमारे सिक्योरिटी इदारों को पता नहीं चलता है। क्या वाकई ऐसा है सर? ये आम आदमी का सवाल है कि ऐसे है। और सॉफ्ट टारगेट बनने में कमजोर मैकेनिज्म का कितना किरदार है, और कमजोर मैकेनिज्म होता क्या है, ये कैसे बेहतर होगा? जनरल साहब देखिए, मैं आपको 9/11 की मिसाल देना चाहूँगा। जब ये हमला हो गया तो अमेरिका ने अपने तमाम हर किस्म के निज़ाम का जायज़ा लिया और वो भी इस नतीजे पर पहुँचे कि सॉफ्ट टारगेट, जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया आपसे, उनका दिफा कैसे किया जा सकता है। तो उन्होंने एक बहुत बड़ी तब्दीली लेके आए और उसको होमलैंड सिक्योरिटी का नाम दिया गया, जिसमें कवानीन भी थे, जिसमें नई फोर्स भी थी, जिसमें तमाम एक ऐसा सिस्टम वज़ा किया गया कि आम जो लोग हैं, शहरी हैं इस अमेरिका के, उन तक दुश्मन पहुंच ना सके। सही है, सही है। तो वो मैकेनिज्म था जिससे आज देखिए उसके बाद से लेकर आज तक अमेरिका मेनलैंड पे इस किस्म का कोई हादसा नहीं हुआ। सही है। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान में आम आदमी एक सॉफ्ट टारगेट है और ये आम आदमी को भी पता है। और दहशतगर्दों के लिए मुश्किल इसलिए नहीं है कि दहशतगर्द अपने निशाना चुनने में, अपने टारगेट चुनने में चूँकि आज़ाद होते हैं और वो अपने मकासद वज़ा भी कर लेते हैं, उनको
वक्तन फ़वक्तन टारगेट्स चेंज भी करते रहते हैं, तो कभी हार्ड टारगेट्स पे जाते हैं, कभी सॉफ्ट टारगेट्स पे जाते हैं। तो उनके लिए ये मालूम करना इतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि जहाँ पर भी वो देखते हैं कि गार्ड्स मौजूद हैं, तैयार हैं, हथियार भी हैं उनके पास, ट्रेंड भी हैं, तो उनको पता है कि हार्ड टारगेट्स हैं। और जहाँ पर इस किस्म के इंतजामात नहीं हैं तो सॉफ्ट टारगेट है उनके लिए। तो दहशतगर्दों को तो ये इल्म होता है, हुकूमतों को भी सब पता है कि क्या है, पूरे पाकिस्तान को पता है कि कौन सा सॉफ्ट टारगेट नहीं है, बाकी कौन से हार्ड टारगेट्स हैं। तो इसलिए इस सारे जो सिस्टम है इसको अगर आप एक लड़ी में परो लेते और मुल्कगीर निज़ाम ऐसा वज़ा कर लेते जिसमें हार्ड टारगेट्स तो बहरहाल अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश भी करते हैं, तैयार भी होते हैं और कामयाब भी हो जाते हैं, तो सॉफ्ट टारगेट्स तक दुश्मन की या दहशतगर्द की रसाई को नामुमकिन बना दिया जाता है। बाकी तकरीबन तमाम जो इदारे हैं या हुकूमत ख़ास तौर पर जिसका ये काम है 80 से 85% बल्कि 90% काम है इसका, वो इससे तकरीबन कता ताल्लुक या तो कर चुकी है या यूँ नज़र आती है। तो हमारा जो मैकेनिज़्म है वो एग्जिस्ट नहीं करता ऑन ग्राउंड। और दूसरा अगर आप देखिए अभी सिंध में देखें तो पुलिस को तकरीबन उन्होंने पुलिस चीफ को इनफेक्टिव कर दिया हुआ है, उनके अपने मसाइल खड़े हो गए हुए हैं और बलूचिस्तान के मसाइल बड़े ख़ास हैं, उनको अलग से देख रहे हैं आप। पंजाब में काफ़ी देर तक तो हम स्टेट ऑफ डिनाइल में रहे कि यहाँ पर किसी किस्म की और ज़रूरत नहीं है, खुद संभाल लेंगे लोग। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता छोटू गैंग का मसला सामने आया और दूसरे जब इन्फॉर्मेशन बाहर निकली तो पता चला कि पंजाब में भी इस किस्म मुस्तैदी नहीं है, ना ही उनके पास रिसोर्सेज हैं, ना ही वो तैयार हैं इस सिलसिले में। KP तो खैर लड़ ही रहा है इस सिलसिले में। तो पाकिस्तान में अगर देखें तो मुल्कगीर निज़ाम आपको ऐसा नज़र नहीं आता जिस पर आप रिलाई कर सकें कि वो तमाम मुल्क को एक शील्ड दे सकते हैं, चाहे वो इंटेलिजेंस की शील्ड है, जब इंटेलिजेंस मिल जाए तो उसके बाद रिएक्शन की शील्ड है, वो हम उसको वज़ा करने में नाकाम रहे हैं। और मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ सूबे अपनी अपनी बसात के मुताबिक अपने अपने सियासी मफादात की हद तक ये काम करते हुए नजर आते हैं। यानी हम फिर ये तय करें कि दरअसल हमें जो इनकी रूट्स हैं उनको ख़त्म करना है, ना कि दहशतगर्दों को। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने रूट्स को ख़त्म ना किया, उनके पास कैसे आते हैं उसे ख़त्म ना किया गया, उनकी रिसोर्सेज की सप्लाई लाइन क्या है वो ना काटी गई, तो फिर पूरा पाकिस्तान ही उनके लिए सॉफ्ट टारगेट है, वो कहीं भी जा सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसी मिसाल मुझे समझाएगा कि आपके कमरे के अंदर 2 छिपकलियां आ गई हैं और आप उस छिपकलियों को मारने लग पड़े, लेकिन उसकी जो सोर्स है जहां से वो छिपकलियां आपके कमरे के अंदर आ रही हैं, आप उनको नहीं बंद कर रहे और उनको अंदर आने से नहीं रोक रहे, बल्कि उनको टारगेट कर रहे हैं। क्या इसका मतलब यही है? जी बिल्कुल सही कहा आपने कि पूरा पाकिस्तान ही सॉफ्ट टारगेट है। जैसे मैंने पहले कहा कि हमने कानून साजी करनी थी, हमने कोई जॉइंट इंटेलिजेंस नेटवर्क तरतीब देना था, फिर हमने कोई नए नैरेटिव तरतीब देने थे। वो बदकिस्मती से सारे जो इक़दामात थे वो धरे के धरे रह गए। और नेशनल एक्शन प्लान नामी जो हमने एक बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट तैयार की थी बड़ी एफर्ट के बाद, वो भी तकरीबन कहीं दफन नज़र आती है। तो जो दहशत, आपने बिल्कुल सही कहा कि दहशतगर्दों को ख़त्म करने से दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होगी, इनके जो रूट्स हैं उनको ख़त्म करना है। और रूट्स पाकिस्तान के अंदर भी हैं, पाकिस्तान से बाहर भी हैं। पाकिस्तान से बाहर जो लोग हैं उनके लिए तो खैर जो तरीक़ाकार है वो तो होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जब आपका इंटेग्रेटेड नेटवर्क हो जो नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, हर किस्म के ऐसे, चाहे वो इकनॉमिक चेन है उसको लोकेट करे, उसको डिस्ट्रॉय करे, उनकी जो सप्लाई चेन है उसको लोकेट करे, उसको डिस्ट्रॉय करे, उनके लिए जो मददगार उनको हैं उनके लिए फॉरेनर या पाकिस्तान के अंदर से उनको लोकेट करे, उनको डिस्ट्रॉय करे। और इस तरीके से उनके लिए ये ज़मीन इस तरह तंग कर दी जाए कि ना तो उनको कोई सेफ हेवन मिल सके, ना उनको पैसे मिल सके, ना इनको हथियार मिल सके, ना इनको ट्रेनिंग मिल सके। तब पाकिस्तान जो है वो इस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपने आप को कामयाबी की तरफ चलता हुआ महसूस करेगा। वरना ये जंग आपकी इसी तरीके से ब्रिटेन स्टार्स में चलती रहेगी। आज कहीं दहशतगर्दी का वाक़या होगा, इस सब लाहौर में बदकिस्मती से अगले दिन हुआ है, तो बयानात भी आ जाएंगे, अलर्ट भी हो जाएगा और CTD सारी दुनिया जो है वो हरकत में नजर आएगी। कुछ दिनों बाद हम फिर भूल जाएंगे उसके और फिर इंतज़ार करेंगे अगले हादसे तक। दरअसल इस सारे जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ और दहशतगर्दों को ख़त्म करने के ख़िलाफ़ जंग का जो की नोट होना चाहिए था वो होना चाहिए था एजिलिटी, वो होना चाहिए था डायनामिज्म, कि आप दहशतगर्दों से 2, 4, 5 कदम आगे हों और दहशतगर्दी के सद्दबाब में आप प्रोएक्टिव हों, डायनामिक हों। आप अपने जो तरीक़ाकार है उसको हर दफ़ा उसको विज़िट करते रहें, रिविज़िट करते रहें
आप 2, 4, 6 महीने के बाद तमाम जो बड़े हैं सर जोड़ के बैठे देखें कि क्या अब तक हासिल हुआ है, क्या नहीं हासिल हो सका। तो जब तक रिव्यू मैकेनिज्म ना हो, अपने आप को जो टैक्टिक्स हैं या स्ट्रेटजी है उसमें दुरुस्ती का मैकेनिज्म ना हो, तो फिर जिसमें मैंने पहले कहा हम रिएक्टिव हैं, रिएक्टिव ही रहेंगे। तो अब भी ये मैं समझता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि फ़ौज पाकिस्तान की और हमारी जो दूसरे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनकी मेहनत से बहुत सारे जो वाक़यात हैं वो कम भी हुए हैं और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में हम काफ़ी आगे भी आए हैं। लेकिन अभी जो सही जो जीत हमारी तब होगी कि हम जो ये ऐलानात से उनकी कमर नहीं तोड़ेंगे, हम कमर उनकी उस दिन टूटेगी जिस तरीके से फ़ौज ने उनके जो सेफ हेवन्स थे वो ख़त्म कर दिए हैं। खैबर फोर के बाद राजगाल का इलाका जो उनके लिए एक महफूज पनागाह समझी जा रही थी वो भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मत भूलिए कि दुश्मन ने जो दाइश है उसको आपके इस सारे इलाके में फैला दिया है पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ साथ, और वो इसको कभी ना कभी इस्तेमाल कर सकता है। और पाकिस्तान के अंदर जो इनके जो सहूलतकार हैं या इनके जो सपोर्टर्स हैं या जो इनके जो काम करने वाले हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। उनको इकनॉमिक्स फाइनेंशियल एड भी मिल रही है, पैसे भी मिल रहे हैं, ट्रेनिंग भी मिल रही है, हथियार भी मिल रहे हैं उनको। अब तो बदकिस्मती से ये पूरी एक इंडस्ट्री पाकिस्तान में वजूद पा गई है। इसको अगर आपने ख़त्म करना है तो इसमें मैंने पहले कहा कि अब भी ज़रूरत है हमारे जो लीडरशिप है उसको मिलकर बैठ के सर जोड़ के बैठ के अपनी तमाम जो कोताहियाँ हैं, कमियाँ हैं, उनका जायज़ा लें, उनको एक तो हम एक्सेप्ट करें और फिर हम अपने आप को प्रोएक्टिव होकर डायनामिक करके आगे इस तरीके से चलें कि दुश्मन से, दहशतगर्दों से 2, 4, 5 कदम हाथ आगे हों। इसके साथ साथ आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान की तरफ से, ख़ास तौर पे भारत की तरफ से हमें ये भी क्लियर होना चाहिए कि पाकिस्तान में मसाइल की एक तो हम खुद जिम्मेदार तो हैं ही हैं, लेकिन भारत का इसमें बहुत बड़ा किरदार इस तरीके से है कि हमारे अंदर बैठे हुए हमारे ही साथियों को हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल भी कर रहा है। अफ़गानिस्तान से भी वो हमारे लिए सब कुछ कर रहा है और उनका जो मुरब्बी है, जो उनका जो पैटर्न है वो भी शायद इतना सिंसियर नहीं है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। पाकिस्तान को तो ब्लेम करते रहते हैं कि पाकिस्तान की पॉलिसी दोगली है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तो बड़ा सिंसियरली अपने मुल्क को इस दहशतगर्दी से पाक करने की कोशिश कर रहा है। ये शायद अमेरिका खुद ना तो पाकिस्तान के साथ सिंसियर है और ना ही वो इस दहशतगर्दी को यहाँ से ख़त्म करने में पूरी तरीके से एक्टिवली इन्वॉल्व है। और पाकिस्तान की तमाम कोशिशें जो हमारे फॉरेन पॉलिसी के लिए बहुत अहम थी अफगानिस्तान में अमल लाने के लिए, उनको सबटाज करने में भी मैं समझता हूँ किसी हद तक अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल टायर गुलाम मुस्तफा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। माहिर दिफाई अमूर हमें इस बारे में बता रहे थे। ये वो इंतहाई अहम मामला थे जिनको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी हो चुका था। लेकिन एक और अहम मामला जो आज हमारी आंखों से गुजरा और हम हैरान भी हुए, परेशान भी हुए, बल्कि दंग रह गए कि किस तरह से ये हुआ। हमने देखा कि मैट्रिक के इम्तिहान के नताइज में भारी फीसें अदा करने वाले पीछे रह गए। गरीब बच्चों ने मैदान मार लिया इस दफ़ा मैट्रिक के इम्तिहानात में। हमने देखा कि एक यतीम उसने बहुत अच्छे मार्क्स लिए जो टॉपर्स में से था, एक रिक्शा ड्राइवर का बेटा वो टॉपर्स में से था, एक मजदूर का बेटा टॉपर्स में से था, एक मामूली क्लर्क की बेटी टॉपर्स में थी। हजारों रुपए देकर घरों में होम ट्यूशन पढ़ने वाले और प्राइवेट स्कूलों और एकेडमीज में भारी फीसें देकर तालीम हासिल करने वाले उमरा के बच्चे इस बार भी मैट्रिक इम्तिहानात में कोई नुमाया पोजीशन हासिल करने में नाकाम रहे हैं। पोजीशन हासिल करने वालों में बेशतर तलबा का ताल्लुक गरीब घरानों से है। 1087 नंबर लेकर बोर्ड में टॉप करने वाले उमैर तारिक किराए के घर में रहते हैं और उनके वालिद रेलवे में मामूली तनख्वाह लेने वाले 9वें ग्रेड के एक मेहनत कश हैं। उनके पास स्कूल और ट्यूशन की भारी फीसें देने के लिए पैसे भी नहीं थे। आर्ट्स ग्रुप बॉयज में 1020 नंबर हासिल करके पहली पोजीशन हासिल करने वाले शेखुपुरा के जो उसामा इकराम है, उनके वालिद इस दुनिया में नहीं है, यतीम है वो, और घर में कोई कमाने वाला नहीं था। वो साथ साथ पढ़ते थे, साथ साथ वो अपना गुजारा करते थे। ज़हीन तालिब इल्म मोहम्मद अफजल का ताल्लुक कसूर से है और उनके वालिद एक रिक्शा ड्राइवर हैं। मायरा जफर जिन्होंने 1083 नंबर हासिल करके बोर्ड में साइंस ग्रुप में दूसरी पोजीशन हासिल की है, उसके वालिद पत्तों की में एक नर्सरी फार्म में मेहनत मजदूरी करके अपने और बच्चों का पेट पालते हैं। हाफिजा खदीजा जो है उनके वालिद क्लर्क हैं। ये सब बच्चे मैट्रिक के अगले साल पेपर्स देने वाले बच्चों के लिए जो पीछे से आ रहे हैं उनके लिए एक मिसाल बन गए हैं, एक मोटिवेशन है कि इंतहाई कम रिसोर्सेज में गुर्बत आपके दरमियान में आड़े नहीं आ सकती। आप बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं, बस आपके अंदर मोटिवेशन होनी चाहिए, आपके अंदर जज्बा होना चाहिए और आपको ये ख्याल अपने ऊपर यकीन होना चाहिए कि वो नंबर ले लेंगे। इन बच्चों ने वाकई नाकाबिल यकीन नंबर हासिल किए हैं। लेकिन जिस मामले की तरफ न्यूज़ प्लस आपकी तवज्जो मबजूल कराने जा रहा है वो आज तक डिस्कस नहीं हुआ है। वो है पाकिस्तान में एक ही जमात का तहरा निज़ाम, दोहरा नहीं तहरा निज़ाम। गरीब बच्चों ने अच्छे नंबर लिए, ये हमारे लिए फख्र की बात है। लेकिन अचंभे की बात भी है,
हमने खोज लगाई इसकी तो पता चला कि जनाब जो 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 एलीट क्लास है और जो अमीर क्लास है उसके बच्चे तो दरअसल मैट्रिक्स के पेपर देते ही नहीं है। वो तो मैट्रिक के पेपर वो तो दरअसल ओ लेवल करते हैं, यानी मैट्रिक के साथ साथ एक और पैरेलल निजाम चल रहा है, ओ लेवल्स और ए लेवल्स। अच्छा, जरा और खोज लगाई गई तो मालूम हुआ कि वफाकुल मदारिस की पहली डिग्री भी मैट्रिक के बराबर ही होती है, जिसे सानविया आमा कहा जाता है। ये तकरीबन तीनों एक ही मयाद की डिग्रियां हैं। मैं मयाद का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, यानी एक दुराने की है, तकरीबन उतने ही साल लगते हैं। अगर 10 साल मैट्रिक में लगते हैं तो 10-11 साल ए लेवल में लगते हैं और 8-10 साल ही तकरीबन इसमें लगते हैं, अब जो सानविया आमा मैंने आपको बताया। यानी इन तीनों में तकरीबन एक जितना ही अरसा लगता है, लेकिन ये तीनों एक ही मयार तालीम की डिग्रियां नहीं है। ये सबसे बड़ा अलमिया इस वक्त सोसाइटी में जन्म ले रहा है जब ये तीनों डिग्रियों वाले प्रोफेशनल डिग्रियां लेकर प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं। यानी मिसाल के तौर पर मैंने मैट्रिक किया और मैंने एमबीए करके मैं प्रोफेशनल लाइफ में आया, या मैं मास्टर्स मैस कॉम में या मीडिया स्टडीज में करके प्रोफेशनल लाइफ में आया। जब मैं प्रोफेशनल लाइफ में आता हूं तो उनको उनकी प्रायोरिटीज बदल जाती हैं। मार्केट दरअसल ओ लेवल या ए लेवल्स बच्चे को शख्स को तरजीह देती है और मैट्रिक वाले अशखास पीछे रह जाते हैं। यानी पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम वाज़े तौर पर 3 हिस्सों में, बल्कि 3 हैसियतों में और 3 क्लासेस में बढ़ चुका है। न्यूज़ प्लस दरअसल इस बटे हुए निज़ाम को एक्सपोज कर रहा है। ये गरीब बच्चों के टॉप पोजीशंस लेना, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनकी अपनी मेहनत शामिल होगी और ये नाकाबिल यकीन नंबर्स हैं जो नहीं लिए जा सकते, लेकिन इन बच्चों ने लिए हैं और हैरान कुन हद तक इतनी बड़ी नंबर्स, इन्होंने 1083 तक नंबर लेना, ये इंतहाई नाकाबिल यकीन बात है, लेकिन ये लिए गए हैं। लेकिन साथ में हम जब ये देखते हैं कि अमीर का बच्चा आगे क्यों नहीं आ रहा, तो इससे बात क्लियर हो रही है कि वो दरअसल अब मैट्रिक की तरफ रुझान ही नहीं है उनका। हमें दरअसल जो मैट्रिक का निज़ाम तालीम है उसको ए लेवल के बराबर लाना होगा। सोसाइटी में एक वाज़े तौर पर एक डिस्ट्रीब्यूशन बनी हुई है, वाज़े तौर पर पार्ट बना हुआ है, 3 हिस्सों में बटा हुआ है कि जो सानविया आमा करते हैं उनको तो मुआशरे में बिल्कुल करीब नहीं फटकने दिया जाता। जो मैट्रिक करते हैं कुछ हद तक उनकी मिल जाती मिसाल, लेकिन जो ओ लेवल करते हैं उनके लिए स्पेस बन जाती है। ये इंतहाई अहम, जिसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था, समझना बहुत ज़रूरी था, इसको जानने की ज़रूरत है महकमा तालीम को। इसके साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम इख्तिताम को पहुँचता है। कैसा लगा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना गिरदोनवाह का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।